नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अलकनंदा के तट पर एक साथ जली 11 चिताएं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मृतकों और घायलों के परिवार को सरकार ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के राज में हो रहा महिलाओं का उत्पीड़न। मणिपुर घटना पर आक्रोश। पुराने पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। सांसदों के आवास का घेराव करने की रणनीति तैयार। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक धरना देने का ऐलान। हल्द्वानी में अंकित चौहान हत्याकांड मामले में फरार 4 आरोपियों पर इनाम घोषित। प्रेमिका ने प्रेमी को सांप से डसवाकर उतारा था मौत के घाट। 1 आरोपी गिरफ्तार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से हुए दर्दनाक हादसे ने पल भर में 16 लोगों की जिंदगियां छीन ली। यह हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं अलकनंदा के तट पर जब एक साथ 11 चिताएं जली तो हर तरफ चीख पुकार गूंज उठी। हर किसी की आंख में आंसू और जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसा किसी के साथ कभी ना हो। देखिए रिपोर्ट। चमोली में नमामि गंगे परियोजना के सीवर प्लांट में जिस तरह से हादसा हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने एक साथ 16 लोगों की जिंदगियां ले ली। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहे, इसे लेकर अभी तक फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सीएम धामी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। मिनिस्ट्रियल जांच के बाद ही हादसे का कारण साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई उसने सबको गमगीन कर दिया। अलकनंदा तट पर एक साथ 11 चिताएं जलाई गई। सबकी आंखों में आंसू और जुबान पर एक ही बात थी कि ईश्वर कभी किसी को ऐसा दिन न दिखाए। बता दें कि हादसे के दिन 5 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं हादसे के अगले दिन 11 शवों का अंतिम संस्कार अलकनंदा तट पर किया गया। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा हादसे को लेकर अलग अलग तरीके से खुलासे किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके के कुछ नेता सीवर प्लांट पर लोगों के साथ पहुंचे थे और केयर टेकर की मौत को लेकर मुआवजा दिलवाने की बात कहते हुए लोगों की भीड़ जमा की गई थी। उसी वक्त ये हादसा हुआ। यदि इसे सही माना जाए तो क्या इलाके के कुछ छुटभइये नेताओं की नेतागिरी ने 16 लोगों की जान ले ली। जिस तरह से हादसा हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि वहां किसी न किसी स्तर से कोई चूक जरूर हुई है, लेकिन इससे संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी 3 बार प्लांट में करंट की घटनाएं सामने आई। कई कर्मी झुलसे, लेकिन घटना को दबा दिया गया। अब बड़ा हादसा होते ही सभी विभाग पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, नमामि गंगा परियोजना जो साइट में ये हादसा हुआ है, ये बहुत दुखद हादसा है और बहुत बड़ी लापरवाही है। भले वो नमामि गंगा परियोजना के कर्मचारी हों, यूपीसीएल, जल संस्थान, आउटसोर्सिंग, जो इनकी तालमेल में कमी पाई गई है और उसकी वजह से जो लापरवाही हुई है, 16 लोगों की जाने गई, 17 लोगों की जो मेरी जानकारी के अनुसार है जाने गई है। उसका जिम्मेवार कौन है? उन जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ हाई पावर कमेटी का गठन होना चाहिए, टाइम बाउंड जाँच होनी चाहिए और जो लोग लापरवाही में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। बहरहाल इस हादसे की मिनिस्ट्रियल जांच की जा रही है। जांच के बाद ही हादसे का कारण सामने आ पाएगा। लेकिन ये भी सच है कि इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मणिपुर घटना को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दास सोनी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी कीमत पर माफ करने लायक नहीं है। पहले तो आपने 3 महीने से सुलग रहे मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया और अब मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। माफी योग्य नहीं है, किसी कीमत पर मोदी सरकार माफ़ करने लायक है ही नहीं। पहले तो आपने 3 महीने से सुलगते जलते मणिपुर को अनाथ छोड़ दिया, जैसे मणिपुर देश का हिस्सा हो ही नहीं। आपको दुनिया जहान की
फिक्र पड़ी है, आपको विदेश यात्राओं की फिक्र पड़ी है, आपको कहीं भी देश के कोने में अनहोनी घटित होती है आप तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया। आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, आपके सरकार के किसी नुमाइंदे ने चुप्पी नहीं तोड़ी। आज आपकी स्मृति ईरानी भी जाग रही हैं, आप भी जाग रहे हैं, जब वहाँ 2 महिलाओं के साथ इस तरह से सार्वजनिक तौर पर उनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, एक तरह से उनका बलात्कार हुआ है, केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी उत्पीड़न हुआ है उन महिलाओं का, और आज आपकी जुबान खुल रही है। देहरादून में महिला संगठन ने मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की महिलाएं हैं और उत्तराखंड देवभूमि है, इसीलिए देवभूमि की महिलाएं किसी भी हालत में ऐसी घटनाओं पर चुप बैठने वाली नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मणिपुर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ये मामला लगभग 2 महीने पुराना है और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी सरकार नहीं जाग पाई। वो हमारा प्रमुख बिंदु है। दूसरा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से हिंसा और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप उन पर लगाया गया है और जिस तरह से जो फुटेज आई है उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, इसकी महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। हम पूरे देश की महिलाओं के साथ हैं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं। देश के कई राज्यों में जहां पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है, वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पुरानी पेंशन बहाली लागू नहीं हो पाई है। इसी को लेकर देश भर में कर्मचारी लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों पर पुरानी पेंशन बहाली लागू करने के लिए दबाव की रणनीति बना रहे हैं। उत्तराखंड में भी कर्मचारी सांसदों का अनोखे अंदाज में घेराव करने की रणनीति बना चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले देश भर में केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति कर्मचारियों ने बनाई है। वहीं उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के साथ ही सांसदों के घेराव की भी रणनीति बना चुके हैं। 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक प्रदेश के सभी सांसदों का घेराव करने का प्लान कर्मचारियों ने बनाया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों का घेराव कर्मचारी उनके आवास के बाहर धरना देकर करने वाले हैं, जिसमें सांसदों के घर के बाहर कर्मचारी घंटे भी बजाएंगे और सांसदों के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरीके से देश में सांसदों और विधायकों के लिए पेंशन की सुविधा है, ठीक उसी आधार पर कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाली लागू की जाए। घंटी बजाने का कार्यक्रम एक हिसाब से चेतना से जागृत करने का कार्यक्रम है कि जहां अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक अपने आप को पीड़ित महसूस समझ रहा है, जब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा और उसके पास कोई भी चारा नहीं रहेगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी, उस सामाजिक सुरक्षा को, उसके स्वाभिमान को लौटाने के लिए हमारा माननीय सांसदों से अनुरोध रहेगा कि सभी अपने जैसे सांसदों को पुरानी पेंशन मिलती है, अन्य लोगों को पुरानी पेंशन मिलती है, वैसे कर्मचारी शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। बता दें कि देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली किए जाने के ऐलान पर कांग्रेस ने चुनाव जीता और मांग को पूरा भी किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कर्मचारियों के इस तरीके के प्रदर्शन का वो स्वागत करते हैं। जो कर्मचारियों ने निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, क्योंकि अपना अधिकार उनको लेना चाहिए। ये उनके, क्योंकि जिस समय सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, बच्चों की शादियाँ होती हैं, बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उसको घर बनाना होता है, ये सारी चीज़ें जिस समय ज़रूरत होती है उस समय उसकी पेंशन बंद कर देना उसकी कमर तोड़ने का जैसा है। और कर्मचारी जो 30 साल 35 साल देश की सेवा लगातार करते हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ दिनों पहले जहां रथ यात्रा के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाने का काम किया था, तो वहीं अब लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों का घेराव कर केंद्र सरकार पर भी कर्मचारी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कोई निर्णय लेती है या फिर कर्मचारियों की नाराजगी लोकसभा चुनाव में झेलती है।
उत्तरकाशी में जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन नहीं मिलने पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है और साथ ही नए लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। वहीं जिलाधिकारी ने समस्या के समाधान के लिए प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया। स्थानीय विधायक ने भी आंदोलनकारियों को समस्या के निस्तारण के लिए भरोसा दिया। सुने नहीं हम दे देते थके गया हमारे कुछ नहीं होने सुने पात हम सुधी এখন उना क्या फायदा माता हमारे पिंछे लाने नहीं रहे हमारे तो तुम ते आस औलाद पछा खाणो आए वो कोई कुसुड़े पार नहीं करना ये ना अच्छी होता वो प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं साथ ही नहीं कुछ करना। अगर आप विदेश में रहते हैं या फिर आपने अपनी जमीन को लंबे समय से जाकर देखा नहीं है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि शहर के भूमाफियाओं की नजर आपकी जमीन पर पड़ सकती है। जी हां, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से भूमाफिया ने रजिस्ट्रार कार्यालय में कर्मचारियों से मिलकर जमीन का फर्जीवाड़ा किया। देखिए रिपोर्ट। अपनी जमीन का रखिए खास ख्याल, नहीं तो पड़ जाएगी भूमाफियाओं की नजर। किसी और की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, आसानी से बेची जा रही आपकी जमीन, रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रहा गोलमाल। अगर आपने उत्तराखंड में जमीन खरीदी है और उसे यूं ही छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी जमीन आपके हाथ से कैसे निकल जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। दरअसल इन दिनों एक ऐसा ही मामला जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए जनता दरबार के दौरान उजागर हुआ जो चौंका देने वाला था। जिले में बहुत सी ऐसी जमीन है जिनके मालिकों ने सालों से उनकी तरफ देखा तक नहीं, और इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया। ये मामला सामने आने के बाद 4 पुराने बेनामों की जांच कराई गई तो सब हैरान रह गए। इसमें 2-3 चीज़ें आई थी। एक तो पेपर क्वालिटी हो गया, बेसिकली आना तो अब फॉरेंसिक जांच होगी उसके बाद ही ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी। कि जो प्रथम दृष्टया दिख रहा था, पेपर की क्वालिटी हो गई, स्टैम्प हो गया, सिग्नेचर्स हो गए, ये अलग अलग तरह की चीज़ें थी जो कि हमें लगा कि प्रथम दृष्टया थोड़ा सा फोर्ज सा हमें लगा, जिसके क्रम में हमने आगे कार्रवाई। जिलाधिकारी द्वारा हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है। उसी जनता दरबार में जमीनों से संबंधित शिकायत आई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा सभी मामलों में एडीएम फाइनेंस को जांच करने के आदेश दिए थे। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि इसके लिए भारी गड़बड़ियां रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से की गई है। राजकुमारी पद्मावती नाम की महिला की संपत्ति 1.65 एकड़ राजपुर रोड पर स्थित है और इस पर हाउस एलिस माउंट बना हुआ है, लेकिन ये संपत्ति इंद्रावती निवासी असम वर्तमान निवासी खुड़बुड़ा के नाम पर दर्शाई गई है। जब इस मामले की जांच हुई तो इसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। ऐसे ही कई और मामले सामने आए जिसमें जमीन किसी की लेकिन किसी और के नाम पर रजिस्ट्री की गई। वहीं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर हुई धोखाधड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रशासनिक सेवा, पुलिस विभाग और निबंधन विभाग से एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे ताकि इस मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों को जेल भेजा जा सके। वो समय समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांतिप्रिय लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए इसीलिए हमने एसआईटी गठन की। वहीं जिलाधिकारी ने विकासनगर के रिकॉर्ड रूम को सील करते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी कर्मचारी बगैर एडीएम की अनुमति के दस्तावेज नहीं छुएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे सुरक्षा व्यवस्था सीएम सर के द्वारा कि सुरक्षा व्यवस्था इंटैक्ट रहनी चाहिए और जो भी जिसने भी गलत किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके क्रम में हमारे द्वारा जांच भी की गई है और बाकी भी आगे जो हमारे दूसरे रिकॉर्ड रूम्स हैं, चाहे विकासनगर हो गया, ऋषिकेश हो गया, उसमें भी हम लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं कोई अनाधिकृत तरीके से लोग ना घुसें और सीसीटीवी कैमराज और गार्ड लगा दी गई हैं। इस मामले को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार पर आरोप लगा रहा है। देखिए, एसआईटी की जांच में क्या होगा ये सब जानते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में भी एसआईटी की जांच बैठी थी,
फॉरेंसिक जांच के तथ्यों का क्या हुआ ये सब जानते हैं, किस तरीके से अधिकारियों ने अपने बयान बदले ये सबने देखा है। अगर सही में जांच करनी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच कराएं। और ये तो बड़ा मामला है, इसमें तो बीजेपी के खुद कार्यालय की जमीन मामले में आई है। जब सत्ताधारी दल किसी चीज में संलिप्त है तो उसकी जांच एसआईटी से होगी तो क्या होगा उसमें, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन एसआईटी होती है और वो निश्चित ही प्रभावित रहेगी। इसलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया। रजिस्ट्रार कार्यालय पर भूमाफिया द्वारा बेनामों के साथ 12 साल तक छेड़छाड़ की गई। ऐसे में भूमाफिया का बिना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इन कार्यों को अंजाम देना नामुमकिन सा लगता है। हालांकि अब देखना होगा कि ये जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। हल्द्वानी में अंकित चौहान हत्याकांड मामले में सभी 4 फरार आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल चारों आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि हत्या की मुख्य आरोपी माही उर्फ डॉली अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गई है। डॉली के घर छानबीन करने में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। बता दें कि 15 जुलाई को हल्द्वानी के 3 पानी में यहाँ पर कार से व्यापारी अंकित चौहान की लाश मिली। राजधानी देहरादून में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए पेपर स्प्रे पर सरकार को घेरा है। दरअसल 20 जुलाई को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम के खुलासे के अलावा भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर सचिवालय कूच किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पेपर स्प्रे किया गया और पेपर स्प्रे की घटना पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही है। बता दें कि सुमित्रा भुल्लर ने कहा कि टारगेट करके प्रदर्शनकारियों पर पेपर स्प्रे किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना पहली बार अंजाम इसे दिया गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर पेपर स्प्रे को लेकर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। इसको पूरे शहर ने देखा, हम लोगों ने इसको अनुभव किया, बहुत सारे राहगीरों ने अनुभव किया और हमारी मांग है, जैसा प्रभारी जी ने कहा, हमारी मांग है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार और प्रशासन इस प्रकरण की भी लिपापोती करने का प्रयास करता है जैसा वो भर्ती घोटाले में अंकिता भंडारी प्रकरण में लगातार कर रहे हैं, तो हम इसकी आवाज, इस मांग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निकट भविष्य में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए शासन प्रशासन द्वारा तो हम मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे और भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हल्द्वानी के रानीबाग में चित्रशिला घाट पर बन रहा विद्युत शवदाह गृह 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 2 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि से बन रहा ये शवदाह गृह अप्रैल 2023 में बनकर तैयार होना था, लेकिन कोविड और हाईकोर्ट प्रकरण फिर कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाया। उम्मीद है कि जल्द इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में लोग अंत्येष्टि कर सकेंगे और हमारा अनुमान है कि अगर वार मोड पे काम किया तो 1 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ पेमेंट के इशूज से उसको कल रिजॉल्व किया जाएगा, जो उनके पेमेंट पेंडिंग है उसको भुगतान किया जाएगा और जो आपको संस्था है उनके प्रतिनिधियों से बात की जाएगी और प्रयास करेंगे 1 माह के अंदर ये हैंडओवर हो जाए। विद्युत जो कनेक्शन लगना है यहाँ पर उसके लिए भी पेमेंट कर दिया गया विद्युत विभाग को, शीघ्र ही उसका कनेक्शन भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह कनेक्शन के बाद ही चल पाएगा, वो काम भी लगभग 1 महीने के अंदर हो जाएगा। नैनीताल में लगातार हुई बारिश की वजह से विद्युत विभाग और जल संस्थान सहित अन्य विभागों की 250 परिसंपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। शुरुआती तौर पर विभाग द्वारा आंकलन किए जाने पर 11 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया गया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को बरसात से हुए नुकसान के पूरा आंकलन का जल्द से जल्द एस्टीमेट तैयार कर कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मानसून सीजन में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद के जो संबंधित विभाग हैं जिनकी परिसंपत्तियां मानसून में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका एक प्रारंभिक आकलन अभी हमने विभागों से मंगवाया है। छोटी बड़ी जो पानी की लाइनें या बिजली के पोल इत्यादि मिलाकर है वो लगभग 250 परिसंपत्तियां हैं। 11 करोड़ का अभी तक डैमेजेस संबंधित विभाग ने रिपोर्ट किया है। इसमें सभी विभागों को हमने निर्देश दिए हैं कि जो दैवीय आपदा के अंतर्गत रिकंस्ट्रक्शन के एस्टिमेट वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है, उसको अभी वीकली बेसिस पर कमेटी की बैठक कराएंगे और आप सभी विभाग उसको अभी तक का जो डैमेज है 10 दिन के अंदर अंदर बनाकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके सूचना देंगे।
हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों में हुई प्राकृतिक आपदा का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में होटल की 90% बुकिंग रद्द होने से होटल स्वामियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पर्यटक स्थल भी वीरान पड़े हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने बताया कि इस सीजन में 25 से 30% पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। व्यवसायियों को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, इस बार जो है ओवरऑल हमारे यहाँ पर्यटक जो है कम से कम 25 से 30% की कमी देखी गई। उसका जो मुख्यतः कारण रहा वो था कि माल रोड पूरी तरीके से खुदी रही। मसूरी में भी अन्य जगह खुदा हुआ था, जिसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी गई, जिस कारण हम लोगों के यहाँ सीज़न में ओवरऑल करीबन 25 से 30% कमी देखी गई। रुड़की में गंग नहर कोतवाली के कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश के कारण जमकर हुए पथराव पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए वायरल वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस पूरी घटना की तहकीकात कर रही है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और वहीं पीड़ित पक्ष को जानमाल का डर सता रहा है। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों से और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी, ग्रामीणों की ओर से भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। इंस्पेक्टर गंगनहर को इस संबंध में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सभी संबंधित के विरुद्ध जिन लोगों ने भी पथराव किया है या फायरिंग की है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अलकनंदा के तट पर एक साथ जुली 11 चिताएं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मृतकों और घायलों के परिवार को सरकार ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के राज में हो रहा महिलाओं का उत्पीड़न। मणिपुर घटना पर आक्रोश। पुराने पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। सांसदों के आवास का घेराव करने की रणनीति तैयार। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक धरना देने का ऐलान। हल्द्वानी में अंकित चौहान हत्याकांड मामले में फरार 4 आरोपियों पर इनाम घोषित। प्रेमिका ने प्रेमी को सांप से डसवाकर उतारा था मौत के घाट। 1 आरोपी गिरफ्तार।